Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Online Chemistry by Professor Ali Rizwan. आज हम जो है ई कैट और एम डी कैट के हवाले से जो है पढ़ेंगे, जिसमें हमें केमिस्ट्री के हवाले से जो MCQs आते हैं, हम जो है बजाय उन्हें रट्टा लगाने के हम उन्हें जो है कॉन्सेप्ट वाइज जो है समझने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम जो MCQs हैं आपको वैसे भी जो है पार्ट 1 के MCQs के हवाले से जो है हेल्पफुल होते हैं। और हम शुरू करते हैं। आज हम जो है फर्स्ट हाफ जो है चैप्टर नंबर 1 जो पार्ट 1 का है उसका पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले हमारे पास MCQs है, द रेडियस ऑफ एन एटम इज़ ऑफ द ऑर्डर। वो आपके पास क्या है? तो इसका A है 10 रेज़ की पावर -10 मीटर, B है 2 × 10 रेज़ की पावर -10 मीटर, 4 × 10 रेज़ की पावर -10 मीटर और 5 × 10 रेज़ की पावर -10 मीटर जो है। 4 आपके पास ऑप्शन आएंगे। ये ई कैट एम कैट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है। तो इसमें देखिए आपको सामने B जो है वो ट्रू नज़र आ रहा है, मगर हमने इसके बिहाइंड जो आपके पास रीज़न है उसको भी जानना है। तो सबसे पहले इसका आंसर है जी, रीज़न के हवाले से 2 × 10 रेज़ की पावर -10 मीटर था हमारा इस आंसर। कहता हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर जो है 10 रेज़ की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। जब आप जो है इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ओपन करके 2 × 10 रेज़ की पावर -9 × 10 रेज़ की पावर -1 मीटर। -9 और -1 कुल मिला के आपके पास 10 रेज़ की पावर -10 के इक्वल आ गया। चूँकि हम यहाँ पे नैनोमीटर की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, हम उसको क्या कर देंगे यहाँ पे सेपरेट। तो इज़ इक्वल टू 2 × 10 रेज़ की पावर -1 नैनोमीटर और वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.2 नैनोमीटर के आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो वैल्यू यहाँ बनती है वो 2 × 10 रेज़ की पावर -10 मीटर जो है इसका यहाँ पे आंसर होगा। अब दूसरा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? A, B, C या D? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है यहाँ पे D। देखिए आप पूरे पोर्शन को भी देख लें तो समझ आपको तब ही आना है जब आपको पता हो कि व्हाट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीसीज जिनके इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी हो उसे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हो। जैसा कि डेफिनेशन आपके पास क्या कहता है डेफिनेशन के हवाले से, हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके पास इसके क्या हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, आपके पास इसके सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, उसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? 9। एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर 10। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। तो जिसके ऊपर -1 चार्ज है तो आपने आयन के पोर्शन में पढ़ा था, अगर आपके पास यहाँ पे चार्ज नेगेटिव हो तो इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर आपके पास चार्ज क्या हो? पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे तो आपके पास टोटल 9 की बजाय एक और ऐड होगा। जब एक और ऐड होगा तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा? 10। नियॉन का आपने पढ़ा कि वो नोबेल गैसेस होती हैं, लिहाजा उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 का 10 ही रहेगा। जबकि जो सोडियम है उसके ऊपर चार्ज है +1। तो आप यहाँ पे कहते हैं कि जिसका चार्ज पॉजिटिव हो इट्स मीन डैट वो क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इस तरह आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10।
तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन B10 हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। नियॉन तो आपके पास डबल गैसेस की फॉर्म में रहेगा, जबकि सोडियम भी एक क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। इस तरह तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो जाएगा। दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सब के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Hence they are isoelectronic species, इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, इन वजह से हम उन्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। इस तरह हमारे पास तीसरा MCQ, उसमें कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन मैस नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड, ठीक है, कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है वो जो मीटर है वो किस लिए हम यूज करते हैं। आंसर आपके पास है बी। अब हमने यहाँ पे रीजन देखनी है कि बी क्या है। हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखता है वो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में, क्या कहता है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप of an element together with their relative abundance is called mass spectrometer। आप यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स देखें, एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप, एक मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप, दूसरा रिलेटिव अबंडेंस को जो है यहाँ पे वो स्टडी करवाता है, जो इसको यूज होते हैं और इसको हम जो है इसके लिहाज से मेजर करते हैं। तो हमारे पास रीजन ये आ गई कि ये मैसेज के अलावा रिलेटिव अबंडेंस को भी क्या करता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यूज होते हैं, मेजर होते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट MCQs, मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग। आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था, हाउ आयंस आर प्रोड्यूस, तो वहाँ पे हमने रीजन लिखी थी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स, एक्स रेज, बाय डिसॉल्विंग इन वाटर वगैरह वगैरह। आपके पास जो है ये उनकी रीजन होती हैं जिनकी वजह से मॉलिक्यूलर आयन जो है उसमें आयन में चेंज होता है। और मॉलिक्यूलर आयन में भी कैटायनिक आयन जो है, कहता है इसमें आपके पास तीनों है, तो तीनों के लिहाज से आपके पास फिर आंसर डी बना। और इसकी रीजन मॉलिक्यूलर आयन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग, ठीक है, हाई एनर्जी बीम, अल्फा पार्टिकल्स, एक्स रेज, थ्रू अ गैस, बाय डिसॉल्विंग वाटर वगैरह वगैरह, या बाय हीट भी जो है आप इसको जो है आयन बनाने में हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट इसमें MCQ, the number of peaks obtained in mass spectrometry shows, आंसर है C, mass number of isotopes। अब यहाँ पे कहता है दोबारा से हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास है आंसर mass number of isotope। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़े तो क्या कहता है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट together with their relative abundance is called mass spectrometer। तो पहले हमने इससे पहले जो हमने MCQs पढ़ा उसमें हमने relative abundance की बात की, यहाँ पे हम masses की बात करते हैं। तो इससे मुराद ये हुआ कि हमारे इस डेफिनेशन से दो MCQs वो भी ECAT MCAT के लिए बनते हैं, लिहाजा हमें इस डेफिनेशन को बगौर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट MCQs, empirical formula of chloroform is, empirical formula क्लोरोफॉर्म का और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म का दोनों सेम होते हैं। वजह क्या है कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की तादाद जब सेम नहीं है तो इससे मुराद ये हुआ कि उसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास इसकी रीजन देखें, आपके पास डाई क्लोरोमीथेन पहले का नाम, दूसरे का मिथाइल क्लोराइड, तीसरे का कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या हम उसे टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। और जो आंसर आपके पास ट्रू है CHCl3 वो आपके पास यहाँ पे आ गया क्लोरोफॉर्म, आपके पास उसका यहाँ पे नाम हो जाएगा। तो ये उसके साथ हमारे पास जो है रीज़न बन जाती है कि जो आपके पास ये जो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, वो डी है, और डी जो है आपके पास क्या है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है विच वन इज ट्रू अबाउट आइसोटोप। आपने आइसोटोप की एक डेफिनेशन पढ़ी कि जिसमें आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसे आप नाम देते हो आइसोटोप का।
आप न्यूट्रॉन के हवाले से डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये सेम नहीं है, मैस नंबर के हवाले से पढ़ते हैं तो वहाँ भी वो सेम नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी के हवाले से पढ़ते हैं तो वहाँ भी वो सेम नहीं है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी के हवाले से पढ़ते हैं तो वो आपके पास टॉपिक मौजूद है। अब इसमें कहता है कि आपके पास डेफिनेशन को देखें, द एलिमेंट पोजेसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोटोप। उन्हें आप आइसोटोप का नाम देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास सेम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट क्या है आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टी। सो आंसर आपके पास जो है यहाँ पे डी होगा, जिसे आप कहते हो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आपके पास नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम मीन्स, 18 ग्राम का कहता मतलब क्या होता है। पहला है कि अगर हम इस वाटर को मॉलिक्यूल के हवाले से देखें तो ये आपके पास है 1 मोल। किसी भी मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट करना मॉलिक्यूलर जो है मोल कहलाता है। और अगर हम देखें तो वाटर को हम मॉलिक्यूल 1 ग्राम भी कह सकते हैं। 1 ग्राम जो हमने मॉलिक्यूलर मैस को रिप्रेजेंट किया वो आपके पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल है। और अगर हम वाटर में देखें तो 3 हमारे पास जो है एटम से मिलके बनता है। जैसे आपके पास 2 H हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो अगर उनको सेपरेट किया जाए यहाँ पे मैसेज के हवाले से तो वो भी आपके पास क्या होता है 3 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस तरह आपके पास जो आंसर है वो डी बनता है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपके पास रीजन क्या आ गई, मोल। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। उसे आप नाम देते हो, मोल का नाम देते हो, कि जिस मॉलिक्यूलर मास को आप सब्सटेंस के हवाले से एक्सप्रेस करते हैं, मॉलिक्यूलर मास के जो किसी भी सब्सटेंस का है उसको मास में या उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे आप मोल बोलते हो। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यूनि नेगेटिव, यूनि पॉजिटिव, डाई नेगेटिव, डाई पॉजिटिव। यूनि मीन समझ लें कि यूनि मीन 1 और डाई मीन आपके पास 2। कहता है ऑलवेज जो यूनि नेगेटिव होता है एक ही आपके पास जहां पे -1 चार्ज आता है, यानी एक ही नेगेटिव चार्ज हो, -2, -3, -4 ना हो, तो -1 चार्ज वाले जितने भी आपके पास एटम बनते हैं या आयन बनते हैं जो, तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक होता क्या है और एंडोथर्मिक होता क्या है। ठीक है, एक्सो मीन रिलीज ऑफ हीट। ठीक है, जैसा कि आपके पास रीजन क्या है, यूनि नेगेटिव एटम ऑलरेडी हैज 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, जो यूनि नेगेटिव एटम होता है उसने क्या करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, विच इज प्रोवाइडिंग इट्स नेगेटिव चार्ज। और जब उस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इस तरह आपके पास एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब कहते हैं अगर मजीद हम एक और ऐड करें, 2 करें, 3 करें, तो जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले हुआ उसमें एक और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी तो क्या होगा, सेम चार्जेस से रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, उसको ऐड करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी। जब भी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कहता है उस वक्त एनर्जी या हीट अब्जॉर्ब होगी। तो एनर्जी या हीट का अब्जॉर्ब होना आपके पास कहलाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो कहता है जब आप एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे जो ऑलरेडी हो रहा है तो वो यूनि नेगेटिव होगा। अगर मजीद एक ऐड करवाएंगे तो उससे क्या होगा, अब्जॉर्बिंग होगी। अब्जॉर्प्शन से वो किस में चला जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में। डेट्स वाई यूनि नेगेटिव ऑलवेज एक्सोथर्मिक और डाई, ट्राई, टेट्रा नेगेटिव एटम आर एंडोथर्मिक। इस तरह आज हमने कुछ MCQs पढ़े जिसमें हमने कुछ MCQs किए और उनकी जो है रीज़न भी मेंशन की, जो कि किसी भी रट्टे से बचने। और MCQs जो ECAT MCAT में आते हैं उन हवाले से अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता MCQs आ जाए तो उनको करना हमारे लिए क्या होता है,
आसान होता है। तो नेक्स्ट जो आपके पास हाफ आपके पास है इस चैप्टर के हवाले से, तो वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये चंद वो आपके पास MCQs हैं जो आपको ई-कैट एम-कैट में यूनिवर्सिटी जो आपके पास पेपर है उसमें पूछा जाता है। तो आपने इन्हें जो है भूगोल पढ़ना है और आपने जो है इसको अच्छी तरह से जो है गो थ्रू कर लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ जो आपके पास वीडियो है इसमें नेक्स्ट जो आपके पास हाफ MCQs बाकी हैं उसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।